हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को डिस्कस किया था और आज का हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। सो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ये मेल्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि प्यूबर्टी पे ऐसा क्या होता है कि उस टाइम पे स्पर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी GnRH हार्मोन के अंदर एक सिग्निफिकेंट राइज देखा जाता है, यानी कि GnRH हार्मोन जो है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। GnRH क्या होता है? वैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बट अगर आपने नहीं भी पढ़ा है देन हम सारा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, सो इट्स नॉट अ इशू। GnRH होता है गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पहले इसका नाम समझने की कोशिश करते हैं। गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि ये हार्मोन गैनेडोट्रोपिन को रिलीज करवाएगा। अभी गैनेडोट्रोपिन्स क्या होते हैं? गैनेडोट्रोपिन्स हम गोनाड्स के दो हार्मोन्स को बोलते हैं, विच इज़ FSH एंड LH। तो एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन है GnRH, जिसमें बहुत एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में राइज देखा जाता है। बहुत इसका अमाउंट बढ़ा हुआ होता है। इसका अमाउंट बढ़ेगा तो ये गैनेडोट्रोपिन रिलीज करवाएगा। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है। किस चीज़ का सिग्नल देता है? गैनेडोट्रोपिन रिलीज करने के। एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH और LH रिलीज होता है। FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अभी इन दोनों का काम क्या क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये स्पर्मेटोजेनेसिस ओल्डर मैन के अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन उनका स्पर्म काउंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है विद टाइम। तो ये जो कंडीशन होती है जिसमें स्पर्म काउंट एक मैन का डिक्रीज हो जाता है, उसे हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन। इस टाइम पे मेल ओलिगोस्पर्मिक हो जाता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का एक्चुअल प्रोसेस पढ़ते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे है। तो इन द लास्ट वीडियो जब हमने सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स का सेक्शन देखा था, तो हमने देखा था कि सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं। पहले होते हैं स्पर्मेटोगोनियम्स यानी कि मेल जर्म सेल्स, जिन्हें हम जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स भी बोल रहे थे, और दूसरे होते हैं सर्टोली सेल्स। तो मेल जर्म सेल्स क्या करते हैं? स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं, और सर्टोली सेल्स उन डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये वही मेल जर्म सेल है जिसे हम स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनियम जो होता है एक डिप्लॉइड सेल होता है, यानी कि इसकी प्लॉइडी 2n होती है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो 46 होता है। और ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि मेल के अंदर जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें से 44 तो होते हैं ऑटोसोम्स और 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो मेल के अंदर एक होता है X और दूसरा होता है Y। जबकि हम बात करें फीमेल के अंदर, तो फीमेल के अंदर 44 ऑटोसोम्स होते हैं और बाकी के जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों X क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल के अंदर Y नहीं होता, लेकिन मेल के अंदर एक X होता है और दूसरा Y होता है। तो अभी स्पर्मेटोगोनियम एक डिप्लॉइड सेल है। मैं ऐसा अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको माइटोसिस और मियोसिस दोनों का बेसिक आपको इनकी इन्फॉर्मेशन है, बेसिक आपको नॉलेज है दैट व्हाट इज़ माइटोसिस एंड व्हाट इज़ मियोसिस। तो स्पर्मेटोगोनियम के अंदर माइटोसिस होता है। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी कि इसके अंदर जो बाकी के दो सेल बनेंगे, जो डॉटर सेल बनेंगे, उनकी प्लॉइडी चेंज नहीं होती है, उनकी प्लॉइडी सेम होती है। स्पर्मेटोगोनियम ने माइटोसिस किया, माइटोसिस करके इसने अपना नंबर बढ़ाया और आगे भी इन डॉटर सेल्स के अंदर भी माइटोसिस होता है। स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस क्यों करता है? अपने नंबर को मेंटेन करने के लिए। अभी माइटोसिस करके जो डॉटर सेल्स बनते हैं, जो स्पर्मेटोगोनियम्स बनते हैं, उन्हीं में से कुछ स्पर्मेटोगोनियम होते हैं जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कन्वर्ट होने में कुछ अलग नहीं कर रहे होते हैं, बस इनका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इन सेल्स का साइज़ बड़ा हो जाता है और फिर इन्हें हम बोलने लगते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अभी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी अब जैसा कि इक्वेशनल डिवीजन था तो प्लॉइडी इनकी भी सेम है, इनके अंदर भी 44+XY क्रोमोसोम्स हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होता है मियोसिस। तो मियोसिस हमें पता है दो पार्ट्स में होता है। पहला होता है मियोसिस 1, दूसरा होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीज़न होता है। मियोसिस 1 के अंदर जो प्लॉइडी होती है वो डॉटर सेल की हाफ हो जाती है, और मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीज़न होता है, उसके अंदर प्लॉइडी सेम रहती है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर हुआ मियोसिस 1 जो कि रिडक्शनल डिवीज़न है। तो जो दो डॉटर सेल्स बने वो हैप्लॉइड सेल्स बने। अब जैसा हमने देखा था कि इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर 44+XY क्रोमोसोम है, तो 44 में 22 ऑटोसोम्स यहाँ गए, 22 ऑटोसोम्स यहाँ गए, एक X क्रोमोसोम यहाँ गया, एक Y क्रोमोसोम यहाँ गया। तो 46 का 23 एक सेल में आया, एक डॉटर सेल में आया, और 23 एक डॉटर सेल में आया।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस 1 कर जो 2 सेल्स बनती हैं उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी हैप्लॉइड होती है, प्लॉइडी एन होती है। अभी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर होता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 माइटोसिस की तरह ही होता है, ये इक्वेशनल डिवीज़न होता है, इसमें प्लॉइडी चेंज नहीं होती है। तो जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगर हैप्लॉइड है तो इनसे बनने वाली जो डॉटर सेल्स होंगी वो भी हैप्लॉइड होंगी। अब हमने देखा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस 1 करके 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी थी और दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस 2 करके 4 बन गई हैं हमारे पास में स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स की प्लॉइडी देखें तो ये भी हैप्लॉइड होती हैं, इनमें भी 2। अब ये वाला जो हमारे पास में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था, इससे जो 2 स्पर्मेटिड बनेंगे उनके अंदर 22+X क्रोमोसोम होगा और इन दो के पास 22+Y क्रोमोसोम होगा। अभी ये बने स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स राउंड स्ट्रक्चर हैं, लेकिन हमें पता है कि जो स्पर्म होता है वो तो कुछ इस तरह का दिखता है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसके बारे में हम आगे और एक बार देखेंगे, बट आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास में 4 स्पर्मेटिड्स बने और इन 4 स्पर्मेटिड्स में आगे डिफ्रेंशिएशन होता है, मैच्योरेशन होता है और डिफ्रेंशिएशन होने के बाद में ये इस तरह की इनकी शेप बन जाती है। और ये जो स्पर्म्स हैं इनकी भी प्लॉइडी स्पर्मेटिड जैसी रहने वाली है। तो एक बार क्विक रिकैप लेते हैं। डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियम था, माइटोसिस हुआ, कुछ सेल्स ने अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ाया और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हुआ, 2 हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने जो कि हैप्लॉइड थे। दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 2 हुआ, जिससे हमें 4 स्पर्मेटिड मिले जो कि अगेन हैप्लॉइड थे। चारों स्पर्मेटिड्स का हुआ डिफ्रेंशिएशन या फिर मैच्योरेशन, जिससे कि हमें 4 स्पर्मेटोजोआ देखने को मिले। हमने देखा कि एक स्पर्मेटोगोनियम से हमें 4 स्पर्मेटोगोनिया देखने को मिले हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। एक टर्म है स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी हमने देखा व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, द एंटायर इवेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम। क्लियर। नेक्स्ट टर्म इज स्पर्मियोजेनेसिस, द जनरेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स। जो हमने स्पर्मेटिड्स देखे थे जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होने के बाद बने थे, राउंड राउंड से स्ट्रक्चर, उन राउंड स्ट्रक्चर से जो हमारा मोटाइल स्पर्म है, स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। The spermatids are the round structures that eventually differentiates or mature into sperms with the help of SMF, the sperm maturation factor from Sertoli cells. हमने डिस्कस किया था पहले वाले वीडियो में कि सर्टोली सेल्स एक फैक्टर रिलीज करती हैं विच इज़ स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, जो कि स्पर्म्स को मैच्योर होने में हेल्प करता है। उसका यूज़ यही है। जो स्पर्मेटिड्स होते हैं राउंड स्ट्रक्चर्स, वो एसएमएफ की हेल्प लेकर के डिफ्रेंशिएट होते हैं और अल्टीमेटली स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। इफ़ यू कैन रिमेंबर, जब हमने सर्टोली सेल्स डिस्कस किया था तो ये वाला पॉइंटर हमने छोड़ दिया था कि हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये वाला पॉइंटर क्या है सर्टोली सेल्स के बारे में, इट फैगोसाइटोस द एक्सेसिव साइटोप्लाज्म रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। अभी देखिए जो हमारे पास में स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड इज़ बेसिकली अ राउंड स्ट्रक्चर। इस राउंड स्ट्रक्चर से हमने फॉर्म करना है एक स्पर्म जो कि मोटाइल है। तो इसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म है। तो इस साइटोप्लाज्म को फैगोसाइटोस करती है, यानी कि बेसिकली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है सर्टोली सेल्स, जिससे कि बाद में फॉर्मेशन हो पाता है इस तरह की एक मोटाइल स्पर्म का। सो यही पॉइंट था। आई होप इट्स क्लियर दैट इट फैगोसाइटोस द एक्सेसिव साइटोप्लाज्म रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बन रहा होता है तो साइटोप्लाज्म, जो एक्सेस साइटोप्लाज्म है, वो रिलीज होता है और उस रिलीज एक्सेस साइटोप्लाज्म को फैगोसाइटोस करती है सर्टोली सेल्स। नेक्स्ट टर्म इज स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन क्या होता है? अभी स्पर्मिएशन की एनसीईआरटी के अंदर जो हमें डेफिनेशन दी हुई है वो है द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन के बाद जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकल जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं स्पर्मिएशन। लेकिन नीट के प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था दैट व्हाट इज स्पर्मिएशन, और नीट के अंदर जिस डेफिनेशन को वैलिड माना गया था वो ये थी दैट द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नॉट एज स्पर्मिएशन। अभी इसका मतलब क्या है पहले मैं आपको वो समझाती हूँ।
जो हमारा स्पर्म होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं सर्टोली सेल्स। हमने देखा था कि सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है, गोल ट्यूब्यूल है, उसके अंदर सर्टोली सेल्स प्रेजेंट हैं और वहीं पे स्पर्म बनना है। तो जब स्पर्म बन रहा होता है तो स्पर्म का जो हेड होता है, जो स्पर्म कुछ इस तरह का होता है, और स्पर्म का जो ये वाला पार्ट होता है, जो इसका हेड होता है, वो एम्बेडेड होता है सर्टोली सेल्स के अंदर, यानी कि सर्टोली सेल्स के अंदर धंसा हुआ होता है। जब फाइनली पूरा स्पर्म मैच्योर स्पर्म तैयार हो जाता है, कि स्पर्मेटोजोआ तैयार हो जाता है, तो सर्टोली सेल से वो बाहर निकलता है, उसका हेड सर्टोली सेल से बाहर आता है। तो वो जो रिलीज़ है स्पर्म का सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में, जब स्पर्म रिलीज़ हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्पर्मेशन। मैंने आपको दोनों डेफिनेशंस बताई हैं। फर्स्ट वन इज़ अकॉर्डिंग टू द NCERT, नीट के एग्जाम में हमने वैलिड की थी, वो डेफिनेशन ये है। सो यू कैन रिमेंबर बोथ, और दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है विच इज़ नॉट वेरी टफ टू रिमेंबर। अभी बात करते हैं कि स्पर्म का वायबिलिटी पीरियड क्या होता है। वायबिलिटी पीरियड का मतलब क्या है कि एक स्पर्म जब रिलीज़ हुआ तो रिलीज़ होने के बाद में कितने टाइम तक उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो एक ओवा को फर्टिलाइज कर सकता है, तो वो होती है 3 डेज़। यानी कि अगर स्पर्म आज रिलीज़ हुआ है तो 3 दिन, आज कल और परसों, ये 3 दिन स्पर्म का लाइफ स्पैन रहेगा। यानी कि 3 दिन में अगर वो स्पर्म ओवा से मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा। लेकिन अगर इन 3 दिन में वो नहीं मिल पाता है, उसकी वाइबिलिटी ख़त्म हो चुकी होती है। अभी NCERT के अंदर एक पॉइंट गिवन है, तो उसे मैंने नोट्स में ऐड कर दिया है, दैट द सिक्रीशंस ऑफ एपिडिडर्मिस, vas deferens, seminal vesicles and prostates are essential for maturation and motility of sperm। एपिडिडर्मिस के, वास डिफरेंस के, सेमिनल वेसिकल्स के और प्रोस्टेट ग्लैंड के जो भी सिक्रीशंस होते हैं वो स्पर्म के मैचुरेशन के लिए और मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये NCERT में एक्स्ट्रा एक पॉइंट गिवन था। एज वी ऑल नो NCERT इज़ नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत सारे पॉइंटर्स जगह जगह पे बीच बीच में दिए हुए होते हैं। सो इट्स अ ड्यूटी कि हम उन सबको एक साथ कंपाइल करके पढ़ें, सो दैट कि हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो सके, हमारा जो फंडामेंटल है, जो हमारे बेसिक्स हैं, वो एकदम ठीक हो सके। नाउ सी, ड्यूरिंग वन इजैकुलेशन 2.5 to 5 ml सीमन इज़ रिलीज्ड। एक इजैकुलेशन के अंदर 2.5 से 5 ml सीमन रिलीज़ होता है, और इस अमाउंट के अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। एक हेल्दी इंसान के अंदर नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए इस 200 से 300 मिलियन का जो 60% स्पर्म है, उसका जो शेप एंड साइज़ है वो नॉर्मल होना चाहिए, और इस 60% का जो 40% है वो विग्रस मोटिलिटी शो करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक बार इजैकुलेशन हुआ जिसमें इतना अमाउंट सीमन निकला, उसके अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स थे, 200 से 300 मिलियन का 60% जो स्पर्म है वो नॉर्मल शेप एंड साइज़ का होना चाहिए, और उस 60% का जो 40% है वो विग्रस मोटिलिटी का मतलब है कि बहुत एक फास्ट मूवमेंट, स्पर्म का जो मूवमेंट करने का तरीका होता है उसे हम बोलते हैं विप्लैश मूवमेंट। यानी कि स्पर्म की जो टेल होती है वो भी ऐसे सर्कुलरली मूव कर रही होती है, और साथ साथ में वो आगे भी एक लीनियर एक्सेस में भी मूव कर रहा होता है। एक चीज़ इसमें जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये जो 40% अमाउंट हमें गिवन है, ये 40% इस 60% का है, ना कि इस टोटल अमाउंट का। आई एम रिपीटिंग, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स एक इजैकुलेशन में रिलीज़ होते हैं, जिसका 60% नॉर्मल शेप एंड साइज़ में होना चाहिए, और उस 60% का 40% विग्रस मोटिलिटी शो करना चाहिए, तब हम ये कह सकते हैं वो नॉर्मल फर्टिलिटी का इंसान है। आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। तो एक स्पर्म के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहला आता है उसका हेड, देन उसका नेक, देन उसका मिडिल पीस, एंड देन उसकी टेल। अब स्पर्म को डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, स्पर्म के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला उसका हेड, देन उसका नेक, फिर मिडिल पीस, एंड देन कम्स द टेल। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो स्पर्म है ये आउटरली कवर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम सबको पता है लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे स्पर्म को थ्रू आउट कवर कर रही होती है। अभी इसके हेड की बात करते हैं। तो इसके हेड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसके हेड के अंदर सबसे पहले प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी प्लॉइडी एन होती है, यानी कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दूसरा, न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एक्रोसोम। तो एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम बेसिकली जिस टाइम पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो एक्रोसोम बनता है गोल्जी बॉडीज से। एक्रोसोम इज डिराइव्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडीज।
अभी एक्रोसोम का काम क्या होता है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट है। इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्म लाइसेंस, और ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब ये फर्टिलाइजेशन में क्या हेल्प करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। सो दिस वॉज द हेड। अभी आता है इसका नेक पार्ट। इसके नेक पार्ट के अंदर दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है ये एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। एक्सियल फिलामेंट, जो आपको ये रेड कलर का फिलामेंट दिख रहा है जो पूरे टेल के एंड तक जा रहा है, दिस इज द एक्सियल फिलामेंट। और एक्सियल फिलामेंट क्या करता है, एक्सियल फिलामेंट हेल्प करता है इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि स्पर्म का जो मूवमेंट होता है उसे हम विप्लैश मूवमेंट बोलते हैं। उसकी टेल भी ऐसे ऐसे मूव कर रही होती है, वो एक लीनियर एक्सिस में भी आगे चल रही होती है। तो डिस्टल सेंट्रियोल फॉर्मेशन करता है एक्सियल फिलामेंट का। नाउ कम्स द मिडल पीस। मिडल पीस इसका इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 25 से 30 स्पायरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। जैसा हम सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे हम एनर्जी हाउस भी बोलते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देने का काम करता है। अभी जैसे कोई स्पर्म, जैसे कि स्पर्म को मूवमेंट करना है, स्पर्म को ओवर तक पहुंचना है, तो उसको बहुत एक रेस में भागना पड़ता है। तो उस मूवमेंट के लिए इसे चाहिए होती है एनर्जी, जो एनर्जी से प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो मिडिल पीस के अंदर 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया स्पायरली अरेंज्ड होते हैं, जो कि इसे मोटिलिटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नाउ कम द लास्ट पार्ट विच इज टेल। इसके टेल के अंदर डिस्टल सेंट्रियोल से निकला हुआ एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट होता है, और टेल इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है मूवमेंट के अंदर। टेल की हेल्प से स्पर्म मूवमेंट करता है। लास्ट पार्ट ऑफ द मेल सिस्टम इज द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें हमें पढ़ना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस हार्मोनली कैसे कंट्रोल होती है, कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो ये चीज़ हम स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टार्टिंग में पढ़ के आ चुके हैं, दैट ड्यूरिंग प्यूबर्टी हमें GnRH में एक इंक्रीज देखने को मिलता है। GnRH हार्मोन के अंदर सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिलता है। GnRH क्या है? गैनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अभी गैनेडोट्रोफिन्स क्या होते हैं? FSH जो हार्मोन होता है और LH हार्मोन जो होता है, इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं गैनेडोट्रोफिन्स। तो ये हार्मोन क्या करेगा? इन्हीं दोनों हार्मोन्स को रिलीज करवाएगा। सो GnRH further will promote spermatogenesis by helping in the secretion of FSH, the follicle stimulating hormone, and LH, the luteinizing hormone, from anterior pituitary. GnRH का अमाउंट बढ़ा, GnRH ने सिग्नल दिए एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी ने अपने दो हार्मोन्स रिलीज किए। पहला है LH, दूसरा है FSH, जिन दोनों को हम बोलते हैं गैनेडोट्रोफिन्स। तो अभी देखिए, LH ने काम किया लेडिक सेल्स के ऊपर। लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स, ये सेल्स हमने कहाँ पढ़े थे? जब हमने सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का सेक्शन पढ़ा था, तो इन द इंटरस्टिशियल स्पेस हमने देखे थे कि उसमें इंटरस्टिशियल या फिर लेडिक सेल्स प्रेजेंट थे। तो LH हार्मोन लेडिक सेल्स पे एक्ट किया और इसने लेडिक सेल्स से प्रोड्यूस करवाया एंड्रोजन। और टेस्टोस्टेरोन भी एंड्रोजन का ही एक टाइप होता है। तो इसने प्रोड्यूस करवाया एंड्रोजन, और एंड्रोजन हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एंड्रोजन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वहीं पे जो दूसरा हार्मोन है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसने एक्ट किया सर्टोली सेल्स पे। अब जैसा कि हमें पता है सर्टोली सेल्स की फंक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। तो सर्टोली सेल्स से इसने प्रोड्यूस करवाया ABP विच इज़ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है? टेस्टिस के अंदर एंड्रोजन को बाइंड करके रखता है, जिससे टेस्टिस के अंदर एंड्रोजन्स का, यानी कि बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का जो अमाउंट है वो मेंटेन रहता है। दूसरा उसने प्रोड्यूस करवाया SMF विच इज़ स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। इसका भी फंक्शन हम पढ़ के आ चुके हैं। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर क्या करता है? जिस टाइम पे स्पर्मेटेड से, राउंड स्पर्मेटेड से एक मोटाइल स्पर्मेटोजोआ बन रहा होता है, तो उसका मैच्योरेशन करवाता है। तीसरा इससे प्रोड्यूस होता है इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक देता है FSH को। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि जब इनहिबिन प्रोड्यूस हो जाएगा तो एक फिक्स अमाउंट है, इस अमाउंट में FSH रिलीज़ होना चाहिए एंटीरियर पिट्यूटरी से, उसी अमाउंट में रिलीज़ होता है। और जैसे जब उसका अमाउंट एक सर्टेन लिमिट से बढ़ता है तो इनहिबिन हार्मोन नेगेटिव फीडबैक देता है। और सेम चीज़ एंड्रोजन्स करते हैं। एंड्रोजन्स लेडिक सेल्स को भी नेगेटिव फीडबैक देते हैं कि वो और एंड्रोजन प्रोड्यूस ना करें, और एंड्रोजन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी, LH हार्मोन को भी नेगेटिव फीडबैक देते हैं। अभी इसे आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि कौन सा हार्मोन किस सेल्स के ऊपर वर्क कर रहा है। जैसे LH के अंदर आता है L, सो इट वर्क्स अपॉन द
Leydig cells, and FSH के अंदर आता है S, so it works upon the Sertoli cells. So this was basically the hormonal control of spermatogenesis. तो यहाँ पे हमारा मेल पार्ट ख़त्म होता है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द फीमेल पार्ट.